आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 3 राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। यूपी के कैराना, महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया और नागालैंड सीट पर बीजेपी पीछे है। सिर्फ महाराष्ट्र के पालघर से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है, वहां से वो आगे चल रही है। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि नागालैंड सीट भी एनडीए के पास थी। वहीं 11 विधानसभा सीट में से सिर्फ 1 पर बीजेपी आगे चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित कैराना में मौजूद है और अभिषेक पालघर में मौजूद है। पुलकित, ये बढ़त का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या माना जाए कि दलित वोट भी साथ चला गया, मुसलमान वोट भी साथ चला गया और जाटों ने भी साथ दिया है? आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? आप वहां पर मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको पहले वो जगह बता देता हूं जहां से ज्यादा आंकड़ा आ रहा है जीत का। ये आपको याद होगा कि नुकुड़ और गंगोह ये वो जगह है जहां पर दोबारा से चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि यहां पे दोबारा से वोटिंग होगी और यहां पर जो वोटों का आंकड़ा है उसमें आरएलडी बहुत ज्यादा आगे है, यानी कि करीब 40,000 से भी आगे है। और अगर आपको सहारनपुर के आसपास, कैराना के आसपास की बात करें तो वहां पे थोड़ा नीचे है। तो यानी कि जो दोबारा से रिवोटिंग हुई उसका भी आरएलडी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और जो गठबंधन था और ये जो फैसला था कि आरएलडी के चुनाव टिकट पर तबस्सुम हसन चुनाव लड़ेंगी, इसका बहुत फायदा हुआ क्योंकि आरएलडी से जाट वोट बैंक जुड़ा हुआ है और जाट वोट बैंक उधर की तरफ गया। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दलित जो थे वो लगातार समर्थन कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो भीम आर्मी है उसका भी समर्थन तबस्सुम हसन को मिला हुआ था, उसका भी फायदा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जी ठीक है पुलकित, आप बने रहिए। अरविंद जी, क्या माना जाए कि अजीत सिंह की जो जाट राजनीति थी, जो विरासत की राजनीति जो कैराना में लग रहा था कि खत्म ना हो जाए इस हार के साथ, वो एक बार फिर से जिंदा हो गई? निश्चित रूप से ये अजीत सिंह के लिए एक अमृत वाला मामला है। ये जिस तरह से वो खत्म हुए थे और जिस तरह से एक भी सीट, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और बेटे को भी नहीं जितवा पाए, ऐसी सीट चुना, उस जगह से तो लग रहा था कि चरण सिंह की विरासत, अजीत सिंह की पॉलिटिक्स का चरण सिंह की विरासत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस बार अगर वो लोग जीत रहे हैं तो इससे निश्चित रूप से उनको लाभ होगा और फिर गठबंधन पॉलिटिक्स में उनको जगह मिलेगी, क्योंकि जो वोट, अगर वो जाटों का वोट उनकी तरफ वापस आ रहा है तो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और हरियाणा के कंस्टिट्यूएंसीज में भी उनका उपयोग होगा अगर विपक्षी एकता बनती है, गठबंधन बनता है। और 2019 में आरएलडी ज्यादा सीटों के लिए नेगोशिएट भी कर पाएगी, इससे बीएसपी का नुकसान होगा। अभिषेक पालघर से हमसे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, शिवसेना को कहीं ना कहीं अब ये सोचना होगा कि बीजेपी के साथ रहने में ही उनका फायदा है। बीजेपी आगे चल रही है, शिवसेना कभी तीसरे स्थान पर और कभी दूसरे पे पहुंच जाती है। बिल्कुल कह सकते एक बड़ी परीक्षा थी शिवसेना के लिए इस बार का चुनाव, क्योंकि 2019 में अलग जैसे उद्धव ठाकरे ने पहले ऐलान कर दिया था 2019 का चुनाव वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं और ये उसके पहले कह सकते हैं कि उनकी अग्नि परीक्षा थी। अग्नि परीक्षा में कहीं न कहीं शिवसेना फेल हुई है और हालांकि अभी पूरे रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जो जानकारी मुझे सूत्रों द्वारा मिल रही है, हालांकि अब तक जो आधिकारिक आंकड़ा यहाँ पे आया 18वां राउंड यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जो जानकारी मेरी है 23 राउंड के ऊपर हो चुका, जिसमें बीजेपी करीबन 30,000 वोटों से लगातार आगे चल रही है। यानी शिवसेना अभी भी 30,000 वोटों से पीछे है। इसका साफ मतलब है कि शिवसेना बीजेपी को अगर एक साथ रहेंगे तो ही सरकार में वह काम आ सकते हैं और सरकार बना सकते हैं और शिवसेना को भी फायदा होगा, बीजेपी को भी फायदा होगा। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मुंबई में नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा था कि हम चाहते हैं कि शिवसेना हमारे साथ रहे और 2019 में चुनाव होगा तो हमारे साथ ही चुनाव लड़े, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन शिवसेना है कि हमेशा वह अपने ताव में रहती है, अपने तरीके से बातचीत करती है, किसी भी सूरत में वो झुकने को तैयार नहीं होती है। सरकार में रहते हुए भी वह विपक्ष की भूमिका निभाती है, चाहे वह सामना संपादक की बात करें या फिर सरकार में रहते हुए जो उसके मंत्री है वह बात, या उद्धव ठाकरे की बात करें, लगातार वह बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो कि विरोधी पार्टी करती हो। यानी साफ है कि वो पूरी विरोधी पार्टी की भूमिका में अदा करते हैं। बावजूद इसके इस बार एक अग्नि परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा में साफ समझ में अब आ रहा है कि शिवसेना कहीं न कहीं हार चुकी है और वह पीछे है और यही अब है कि शिवसेना को कहीं सबक लेना पड़ेगा 2019 के लिए। जो शायद लग रहा था अगर शिवसेना जीत जाती तो शिवसेना के लिए एक बड़ी जीत होती और जब 2019 का चुनाव होता तो उसमें सीटों को जो बार्गेनिंग होती वह शिवसेना अच्छे से कर सकती थी, लेकिन अब शिवसेना के हाथ से वह निकल गया है। बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि महाराष्ट्र में शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका नजर आती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना नहीं बल्कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और बड़े भाई के कहने पर अब शिवसेना को झुकना पड़ेगा। शिवसेना की मजबूरी होगी कि बीजेपी के साथ वो बनी रहे। ठीक है।
दिलीप जी, क्या लग रहा है कि शिवसेना के पास अब कोई विकल्प नहीं है? निकाय चुनावों में तो आपकी हार होती है, बीजेपी आपसे आगे रहती है, अब ये उपचुनाव में भी बीजेपी आपसे आगे, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को अब रुकना पड़ेगा, सामना मुखपत्र का इस्तेमाल अब थोड़ा कम करे बीजेपी के अगेंस्ट। बिल्कुल, मुझे लगता है शोभना, जो अभिषेक जी भी कह रहे हैं उसका मेरे लिए मतलब ये है कि देश असल में अब गठबंधन राजनीति के दौर में चला गया है। 1984 के बाद से केंद्र में कोई ऐसी सरकार नहीं बनी है जो गठबंधन के बगैर बनी हो। अगर वो इवन बीजेपी को बहुमत भी मिलता है तो वो कई सारे 46 के आसपास अलायंस पार्टनर्स के साथ बनता है। तो भारत अब पूरे तौर पर गठबंधन राजनीति के दौर में चला गया है। कांग्रेस का जो एक छत्र राज वाला समय था, ठीक है, समय रोकना पड़ेगा मुझे आपको इस समय। बड़ी खबर नूरपुर से आ रही है, वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। एक बड़ी खबर नूरपुर से समाजवादी पार्टी के लिए, अच्छी खबर। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन लगातार फूलपुर और गोरखपुर में जीत दिला रहा है, एक बार वो प्रयोग फिर से सफल हुआ है। यूपी के नूरपुर से एसपी उम्मीदवार की जीत, बड़ी खबर इस समय की। कैराना, हालांकि कैराना में भी आरएलडी गठबंधन का उम्मीदवार आगे चल रहा है, पर जो सबसे बड़ी खबर, ये जीत डिक्लेयर की जा चुकी है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नूरपुर से जीत चुका है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपी के नूरपुर से एसपी विधायक की जीत हुई है। अरविंद जी, नूरपुर की सीट समाजवादी पार्टी ने निकाल ली, अच्छी खबर। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि फूलपुर और गोरखपुर हम देख ही चुके हैं, तो 2019 के लिए ये दोस्ती तो पक्की हो गई। सर, दोस्ती पक्की हो तभी, और दोस्ती का क्या लाभ है ये अगर दिखने लगे और दोस्ती न रहने का क्या नुकसान है ये समझ में आ जाए तो दोस्ती बनेगी। सोशल ग्रुपिंग्स के लिहाज से भी ये दोनों पार्टियां काफी क्लोज हैं। क्यों अलग अलग थी, उसमें व्यक्तित्व की लड़ाई और अपने अपने आहंग वाला मसला होगा, या कुछ जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा दोनों की लीडरशिप को हो, तो बीजेपी से लड़के उनको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह लड़ते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये बाई इलेक्शन और उसके पहले का पॉलिटिकल अनुभव लोकसभा और विधानसभा चुनाव का, बल्कि लोकसभा चुनाव में तो बहुत साफ दिखा कि दोनों इन पार्टियों का, बीएसपी और एसपी का, अपना सोशल बेस भी टूट रहा है और उसका एक हिस्सा बीजेपी को जा रहा है। तो अगर ये साथ एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो सपा और बसपा एक साथ आ रही है, दरअसल ये देखिए, चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के गठबंधन हो रहे हैं, जो बीजेपी भी करती है, ये भी करते हैं, लेकिन कोई वैकल्पिक राजनीति का कोई चेहरा मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। जैसे आर्थिक राजनीति की बात, आर्थिक नीति की बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश के विकास की कोई वैकल्पिक नीति सपा या बसपा के पास है? आज की तारीख में इसका जवाब होगा कि नहीं है। इसी तरह से शिक्षा को लेकर कोई उनके पास कोई अलग मॉडल है? तो सिर्फ सत्ता में आने के लिए जो बीजेपी कर रही है वही बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो कोई मतलब बहुत उम्मीद जताने वाली राजनीति इस समय नहीं हो रही है कि मैं अलग अलग वोट ब्लॉक्स का ठेकेदार हूं और मैं जुट जाता हूं। ये बीजेपी भी कर रही है और यही चीज कर रही है। तो मैं मतलब एक तरह से कंटिन्यूटी में पॉलिटिक्स चल रही है। बहुत ज्यादा मतलब जनता के लिए इसमें कितना कुछ है ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुल मिलाकर बीजेपी का जो एरोगेंस था, जो अहंकार था, उसकी हार हो रही है। इस मामले में ये शुभ है, अदरवाइज मतलब बहुत ज्यादा कुछ चमत्कारिक कुछ होता मुझे नहीं दिख रहा है। अरविंद जी, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस आई थी, बुरी तरह हारी थी। अब आप कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी आ जाती है तो सीटों पर नेगोशिएट करने की स्थिति में नहीं होगी कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस एक तरह से बाइंडिंग फोर्स बन सकती है अगर ये भूमिका वो लेना चाहे तो। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उसके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे अभी कोई सवाल नहीं उठ सकता। उस हिसाब से बीएसपी ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया है और मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स कई बार बीजेपी के पक्ष में और या विरोध न करने की, या बिहार चुनाव में जाके महागठबंधन के खिलाफ लड़ने की बीजेपी को अप्रत्यक्ष मदद करने की रही है। वो गणित कांग्रेस के लिए एकदम बहुत क्लियर है कि ये जहां है वहां अभी सेकुलरिज्म के सवाल पे ये कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। इसलिए मुसलमानों का वोट उनके पक्ष में या उनके साथ आने से जुड़ेगा। ये चीज हम बार बार देख रहे हैं कि लालू यादव भी अगर बार कोशिश करते हैं तो कांग्रेस साथ रहे, ये जरूर कोशिश होती है, क्योंकि कांग्रेस साथ होगी तो फिर मुसलमानों का वोट मिलने की गारंटी होगी। तो कांग्रेस एक बाइंडिंग फोर्स बन सकती है, सेकुलर पॉलिटिक्स का एक बेस बना सकती है चाहे तो, और उसके बेसिस पे फिर मुसलमानों का एक बड़ा वोट जो है, जैसे दलित वोटों के मामले में बीएसपी के लिए हम मान सकते हैं कुछ इलाकों में, तो उसी तरह से अगर कांग्रेस चाहे या कांग्रेस ये भूमिका ले तो दलित मुसलमान पिछड़ा
आदिवासी जो पॉलिटिक्स वो चाहते हैं चलाना वो चला सके, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को अपना अभी का नजरिया बदलना होगा। अभी तक की जो बातें वो कर रही है या तो इस समय एक और बड़ी खबर आ गई है, बिहार के जोकीहाट से आरजेडी उम्मीदवार जीत गया है और बहुत बड़े अंतर से ये जीत हुई है। 41,000 वोटों से ये जीत हुई है। बिहार के जोकीहाट से आरजेडी उम्मीदवार की 41,000 वोटों से जीत। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार जेडीएस के लिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। आरजेडी उम्मीदवार अब जीत गया है जोकीहाट सीट से। जेडीयू की थी जी, ये सीट जेडीयू की थी, ये जेडीयू की ये सीट थी और इसको अब आरजेडी उम्मीदवार ने 41,000 वोटों के अंतर से जीत लिया है। इस समय की बड़ी खबर बिहार के जोकीहाट से आ रही है। इस उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार ने बाजी मारी है, 41,000 वोटों के अंतर से ये जीत दर्ज की गई है। लगातार तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो बिहार में बढ़ती जा रही है। संजय राउत कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। 10,000 का फर्क है। पालघर शिवसेना पहली बार लड़ रही है, आपको मालूम होगा, और फिर भी आप वोटों का परसेंटेज देखें तो हम काफी आगे निकल चुके हैं। फिर भी चुनाव के दिन जिस प्रकार की गड़बड़ी हुई है ईवीएम के बारे में, एक तो 100 के आसपास जगह पर लोग वोट नहीं डाल सके ईवीएम गड़बड़ी के कारण। वो आंकड़ा वोटरों का लगभग 50 से 60 हजार है। उस मतदाताओं ने अपना वोट का हक उनको नहीं मिला है, वो भी प्रभावित कर रहा है इस चुनाव को। दूसरी बात, जिस दिन चुनाव खत्म हो गया उस दिन 8 बजे चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिकृत परसेंटेज आया था वो 46% वोट डाला है, और बाद में दूसरे दिन 12 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि वो आंकड़ा बदलकर 56% वोट पड़े हैं। संजय राउत को सुना, बस एक ही बात कहेंगे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिलहाल रुकना